सबसे पहले खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। केप टाउन में खेले जाने वाले दूसरे वनडे में पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 330 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी है। जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों के नुकसान पर 203 रन बना लिए हैं। और मैच की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अगर नजर डालें तो साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए अभी भी 100 से ज़ायद रन दरकार हैं। 71 गेंदें अभी बाकी हैं और 120 रन हैं जो साउथ अफ्रीका को ये मैच जीतने के लिए दरकार हैं। 39वें ओवर का खेल अब शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 329 रन बनाए और 330 रन का टारगेट दिया। अभी मैच की सूरत हाल कुछ यूं है कि साउथ अफ्रीका की 7 विकेटें गिर चुकी हैं। 210 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए हैं। 71 गेंदें अभी बाकी हैं और 120 रन मैच जीतने के लिए दरकार हैं। साउथ अफ्रीका की अगर इनिंग पर हम नज़र डालें तो इस वक्त क्रीज पर बल्लेबाज मौजूद हैं और उनकी कोशिश है कि साउथ अफ्रीका को ये मैच निकलवा कर दें और जीतें। पहला वनडे पाकिस्तान जीत चुका है और दूसरे वनडे में भी आज मैच प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें, विनिंग प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान की ज़्यादा नज़र आ रही है और तकरीबन यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि 39वां ओवर शुरू हो चुका है। 70 गेंदें बाकी हैं, 119 रन दरकार हैं साउथ अफ्रीका को ये मैच जीतने के लिए। लेकिन सिर्फ उसकी 3 विकेटें बाकी हैं। 211 रन पर 7 विकेटें साउथ अफ्रीका की गिर चुकी हैं। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 329 रन बनाए और जवाब में 330 के टारगेट में साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइन लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तानी बैटर्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया। स्कोर कार्ड पर अगर नज़र डालें तो पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब ने अच्छा आगाज़ फराहम किया, लेकिन इब्तिदा में ही अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए थे। चौथी गेंद पर वो आउट होकर चले गए, जिसके बाद बाबर आजम आए और बाबर आजम ने 73 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की आज अच्छी पार्टनरशिप लगी और दोनों ने मैच की इनिंग को सहारा दिया और टीम को एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब किया। मैच के हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया है। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। मौलाना फजल रहमान आज दिन 3 बजे वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में होगी, जिसमें मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के राबते के बाद मौलाना फजल रहमान ने मुफ्ती तकी उस्मानी से राबता किया है। मौलाना फजल रहमान ने मुफ्ती तकी उस्मानी से वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात से मुताल्लिक़ मुशावरत की है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल से मुताल्लिक़ आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया है। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया है। मौलाना फजल रहमान आज दिन 3 बजे वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में होगी। अमरीकी नायब कौमी सलामती मुशीर जॉन फायज़ ने कहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमरीका के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान के मिसाइल तैयारियां उसके इरादों के बारे में सवालात उठाती हैं। पाकिस्तानी इक़दामात को उभरते हुए ख़तरे के अलावा किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। अमरीकी नायब कौमी सलामती मुशीर ने कहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमरीका के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान की मिसाइल तैयारियां उसके इरादों के बारे में सवालात उठाती हैं। पाकिस्तानी इक़दामात को उभरते हुए ख़तरे के अलावा किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी लगा दी। जिसमें इदारों पर पाबंदी आयद की गई, उनमें इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी शामिल है, जबकि कराची में कायम 3 इदारों अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड एंटरप्राइज पर भी पाबंदी आयद की गई है। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्ज़ाम में 4 इदारों पर पाबंदी के अमरीकी इक़दाम को मुतासिबाना करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दोहरे मयारात और इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान को निजी तिजारती इदारों पर पाबंदियां आयद करने पर भी अफसोस है। तर्जुमान ने कहा कि पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा और जनूबी एशिया में इस्तेहकाम को बरकरार रखना है।
वेलकम बैक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की दावत पर ग्रैंड डेमोक्रेटिक एलायंस के कायदीन पर मुश्तमिल वफ़द ने वज़ीर आला हाउस का दौरा किया और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ से मुलाकात की। मुलाकात में दीगर अपोजिशन जमातों से राबते तेज़ करने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला और GDA वफ़द की मुलाकात में कल से ही दीगर अपोजिशन जमातों से राबते शुरू करने पर इत्तफाक किया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता किया है GA न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से। जी अबू बकर सिद्दीक, क्या तफसीलात हैं मुलाकात की? देखिए जी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के कायदीन पर मुश्तमिल वफ़द ने आज वज़ीर आला हाउस का दौरा किया है और इस वफ़द में जो है सेनेटर सफदर अब्बासी और जो साबिक सेनेटर है मोहम्मद अली दुरानी ये शामिल थे। और इस वफ़द ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ से मुलाकात की। और हमारे ज़राए का ये बताना है कि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सेनेटर सफदर अब्बासी से रब्ता किया था और इस रब्ते में वज़ीर आला ने सफदर अब्बासी को सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक बातचीत के लिए वज़ीर आला हाउस मौजूद किया था। और सफदर अब्बासी जो है वो वफ़द के हमरा वज़ीर आला के दावत पर जो आज उन्होंने ये दौरा किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला और वफ़द में दीगर अपोजिशन जमातों से राब्ते तेज करने पर इत्तेफाक हुआ है, जबकि इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ है कि कल से ही दीगर सियासी जमातों से राब्ता का जो आगाज़ है वो शुरू किया जाएगा। जबकि वज़ीर आला और GDA वफ़द पे जो गुफ्तगू हुई है तो उसमें यह बात भी सामने आई है कि इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि मुतालिबात के सूल तक एक मजबूत अपोजिशन का क़याम जो है वो ज़रूरी है और एक मजबूत अपोजिशन जो है वो बनाई जाएगी। जबकि इस दौरान वज़ीर आला ने ये गुफ्तगू की कि हमारे जायज़ मुतालिबात है और वफाकी हुकूमत जो है इस मुतालिबात पर जो है तवज्जो नहीं दे रही और हम चाहते हैं कि अपोजिशन जमातें जो है वो सियासी इस्तेहकाम के लिए एक पेज पर आए। और साथ ही साथ वज़ीर आला ने यह भी कहा कि अपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर करने के लिए मजबूत हिकमत अमली जो है वो बनाने वक्त की ज़रूरत है। जबकि इस दौरान सफदर अब्बासी ने यह कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए भरपूर जद्दोजहद जो है वो की जाएगी। और मुलाकात में ये फैसला भी हुआ कि PTI का जो वफ़द है तो वो इस माह के आखिरी हफ्ते में जो है कराची का दौरा करेगी और दौरे के दौरान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वफ़द है वो सियासी इस्तेहकाम के लिए कराची में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से जो है वो बातचीत करेगी। तो आज ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक वीडियो स्टेटमेंट भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे काफ़ी टाइम से जो है बात हो रही थी और मुल्क की जमहूरियत जो है वो खतरे में है। और हमारी पार्टी कल से ही दीगर अपोजिशन जमातों से राबते शुरू करने पर भी इत्तफाक हुआ है। अपडेट कर रहे थे अबू बकर सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका। डायलॉग और सिर्फ डायलॉग, मुल्की मफादात, माशी इस्तेहकाम, कानून की पासदारी समेत अहम उमूर मिल बैठ कर हल करने के लिए कौमी असम्बली, चारों सूबाई असम्बलियों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बलियों के स्पीकर्स मुत्तफिक। 2 रोज़ा 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में ज़ातियात पर हमले ना करने, रवैये बदलने और तलखियाँ ख़त्म करते हुए एक दूसरे को इज्जत देने पर भी इत्तफाक। कौमी सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स यकनकाती एजेंडे पर मुत्तफिक हो गए। इस्लामाबाद में मुनक़िदा स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का अहवाल बता रहे हैं आसिफ बशीर चौधरी। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मुनक्किदा 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में चारों सूबाई असम्बलियों, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली और गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर्स ने शिरकत की। स्पीकर अयाज सादिक ने अपने खिताब में कहा कि जमहूरियत की मजबूती के लिए सिर्फ मुज़ाकरात, तलखी के बजाय बाहमी इज्जत और एहतराम लाजिम है। जरूरी नहीं कि हम एक दूसरे की सारी बातें मान लें, लेकिन मिल बैठ कर बात करना और मुज़ाकरात ही मामलात के हल का वाहिद रास्ता है। बात करना ये जमहूरियत का हुस्न भी है। इस स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की थीम ही रखें, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे की इज्जत करना। हम ज़रूर परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें, हम इश्यूज के ऊपर बात करें, हम जातियात तक ना जाएं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने कहा कि जमहूरियत के लिए कुर्बानियों पर हर सियासी जमात का किरदार लायके तहसीन है। मसाइल को ताकत के बजाय मुज़ाकरात से हल करना चाहिए। काबिल तहसीन है वो तमाम जमहूरी को होते हैं जिन्होंने हौसले नहीं छोड़े। मतलब पाकिस्तान की कोई ऐसी सियासी पार्टी नहीं है जिसने तकलीफात ना उठाई हो। डायलॉग जो है ना जी, डायलॉग, जनाब कैप्टन साहब, डायलॉग। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए डायलॉग को नागुज़ीर करार देते हुए कहा कि हम इलाकाई सियासत की जानिब तेजी से जा रहे हैं। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह ने कानून साजों को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करने की तजवीज़ दी।
एक दूसरे की टांग खींचने से कुछ नहीं होगा। हम पॉलिटिकल लोग हैं, बैठ जाते हैं एक जगह पे, जो मसले हम हल कर सकते हैं। स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक चकजई का कहना था कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अमन में अहम किरदार अदा करना है। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली नजीर अहमद का कहना था कि जमहूरियत का मकसद इलेक्शन कराना नहीं, मुल्क को आगे कैसे लेकर चलना है हमें सोचने की जरूरत है। स्पीकर आजाद कश्मीर खालिद लतीफ ने कहा कि मुश्तरका मसाइल का हल पार्लियामेंट में डायलॉग के जरिए ही मुमकिन है। मसला कश्मीर के हल के बगैर इलाकाई अमन को खतरा है। तमाम स्पीकर्स ने बेरोजगारी, मईशियत और मौसमियाती तब्दीली को अहम मसला करार देते हुए कहा कि मसाइल के हल के लिए स्पीकर्स को हर 3 से 4 माह बाद आपस में मिल बैठने की जरूरत है। साथी रिपोर्टर नौरीन सलीम जंजुआ के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना चुके, ताली एक हाथ से नहीं बजती, चाहते हैं मुफाहमत से मामलात हल हों। मुज़ाकरात हुकूमत से पहले ऑपोजिशन के साथ होने चाहिए, जिसके लिए पार्टी रहनुमाओं को भी आगाह कर दिया है। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर सैफ का कहना था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक को चंद रोज के लिए मौखर कर दिया है। मुज़ाकरात के बारे में तो हम बार बार कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए कमेटी हमारी तरफ से बनी है। मुज़ाकरात ताली एक हाथ से नहीं बजती। हम चाहते हैं कि मसाइल का हल मुफाहमत से और एक अच्छे सियासी अंदाज में हो, लेकिन अगर हमारा मुखालिफ, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो कोई और है, अगर वो हमारे इस रवैये को मुस्बत अंदाज में नहीं लेता और हमें मज़ीद जो है जबर और इस्तिबदाद का निशाना बनाए रखने पर मुसर है, तो फिर यकीनन हम एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। वो मुज़ाकरात के पहले दौर में हमें अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए, हुकूमत के साथ फिर बाद में देखेंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर खान सुवाती ने कहा है कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल डायलॉग में ही है। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बाबर खान सुवाती ने कहा कि वो स्पीकर कौमी असेंबली को मुबारकबाद देते हैं, जिनकी वजह से जमहूरियत में आज सब इकट्ठे खड़े हैं। और काबिल तहसीन है वो तमाम जो मुरीको होते हैं, जिन्होंने हौसले नहीं छोड़े, और वो इस तमाम दौर में और तमाम अदवार में वो अपना काम करती रहें। मतलब पाकिस्तान की कोई ऐसी सियासी पार्टी नहीं है जिसने तकलीफ़ात ना उठाई हो, जिसके लीडर तशद्दुद का निशाना ना बने हो, जिनको घसीटा ना गया हो, जिनके कपड़े ना उतारे गए हों, जिनकी फिल्में ना बनाई गई हों। मगर उसके बावजूद इस मुल्क के अंदर जमहूरियत आज भी आपकी सरबराही में, मैं आपको दोबारा खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज भी हम एक जमहूरी कुव्वत के तौर पे यहाँ सारे इकट्ठे खड़े हैं। डायलॉग जो है ना जी, डायलॉग, जनाब कैप्टन साहब, डायलॉग। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने खदशा जाहिर किया है कि पीर को बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा सुनाई जाएगी ताकि मुज़ाकरात को धचका पहुंचे। अगर इतवार तक फरीकैन मुज़ाकरात की मेज पर बैठ जाते हैं तो सिविल नाफरमानी की डेडलाइन आगे बढ़ाई जा सकती है। ये जो खान साहब का जो केस है, जो मंडे को जो है जिसमें फैसला मुतवक्के हैं, शायद मुझे खदशात हैं कि 14 साल की सज़ा जो है इम्पोज की जाएगी ताकि मुज़ाकरात को धचका पहुंच सके। पहला मरहला है कि मुज़ाकरात के टेबल पे बैठा जाए। अगर कल जुमे को ये ऐलान कर देते हैं तो स्पीकर साहब जो हैं उनको चाहिए कि हफ्ते को इजलास बुला ले। अगर ये मुज़ाकरात के टेबल पे पहले बैठ जाते हैं, ये जो टाइम लाइन दिया गया है इससे पहले, तो ये टाइम लाइन भी फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। हमें उम्मीद ये रखनी चाहिए कि मुज़ाकरात के दौरान भी शायद हमारी पीटीआई की क़यादत जो है वो ये कोशिश करेगी। कराची में मंगोपीर नदरन बाईपास पर कार और ट्रक में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 1 शदीद जख्मी हो गया। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 700 से तजावुज़ कर गई है। नदरन बाईपास पर पाकिस्तान होटल के करीब मजदा ट्रक और कार में खौफनाक तसादुम से कार के परखचे उड़ गए और हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी शख्स का नाम अब्बास है, जबकि जाँ बहक एक नौजवान की शनाख्त 20 साला सज्जाद के नाम से हुई है। सज्जाद बल्दिया टाउन स्वात कॉलोनी का रिहायशी था। उधर बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बुध से अब तक कराची में मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी का कहना है कि कराची में मुसलसल ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं। ये शहर लावारिस नहीं है। अब अगर ये वाकयात हुए तो गवर्नर इन डंपर्स के सामने होगा। गवर्नर सिंध ने 24 दिसंबर को गवर्नर हाउस में महाजिर सकाफत का दिन मनाने का भी ऐलान किया। गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कामरान रिसोरी ने कहा, हर कौम को सकाफत को गवर्नर हाउस में अहमियत दी है।
3 बार सिंधी अजरक डे के सकाफत के रंगों को यहाँ सजाया। गिलगित बल्तिस्तान या किसी भी महज़ब और कम्युनिटी का त्यौहार गवर्नर हाउस में मनाया गया। गवर्नर सिंध ने 24 दिसंबर को गवर्नर हाउस में महाजिर कल्चर डे मनाने का ऐलान करते हुए बताया कि सिंध काबीना और पीर पगारा को भी दावत देंगे। गवर्नर सिंध का कहना था कि जराइम की रोकथाम के लिए वो आईजी के पास नहीं जाएंगे, वो सूबे के आईनी सरबराह हैं, आईजी को बुलाएंगे। उन्होंने सिंध हुकूमत से हादसात में हलाक अफराद के लवाहिकीन के लिए इमदाद की दरख्वास्त की। गवर्नर सिंध ने अद्वियात लेकर पाराचनार जाने का भी ऐलान किया। हमने हर कौमियत की जो सकाफत है उसके रंगों में रंग कर इस गवर्नर हाउस में उस सकाफत को अहमियत दी, उस दिन को मनाया। 24 दिसंबर शाम 7:30 बजे हम महाजिर कल्चर का सकाफत का दिन गवर्नर हाउस में मनाने जा रहे हैं और उस दिन उस सकाफत के हवाले से एक रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकने सिंध असम्बली शहजाद कुरैशी ने कहा है कि सिंध में पानी के शदीद बहरान, टैंकर माफिया और लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई सूरत हाल ने कराची के शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया है। एक बयान में शहजाद कुरैशी का कहना था कि टैंकर माफिया शहरियों से पानी फराहम करने के मुंह मांगे दाम वसूल कर रहा है। सिंध हुकूमत, कराची वाटर बोर्ड और मेयर कराची पानी का बहरान हल करने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम करें। K4 मंसूबा कई बरसों से इल्तवा का शिकार है। 16 बरस से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कराची के शहरियों के लिए पानी की सप्लाई का कोई नया मंसूबा नहीं दिया। यूनान कश्ती हादसे के मामले पर फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात FIA के 2 इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें शिफ्ट इंचार्ज इंस्पेक्टर जुबैर अशरफ और सब इंस्पेक्टर शाहिद मुनीर शामिल हैं। FIA हुकाम के मुताबिक एहलकारों ने ड्यूटी के दौरान मुसाफिरों को स्क्रीनिंग में गफलत बरती। यूनान कश्ती हादसे के 18 नौजवान फैसलाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क गए थे। मुतासरीन अब्दुल रऊफ नामी एजेंट को भारी रकम देकर यूनान गए। इंसानी स्मगलर्स अब्दुल रऊफ, अब्बास जुल्फ़िकार और कमरुज़्ज़मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 2 नौजवान 20 साला सुफियान और 14 साला आबिद की लाशें 23 दिसंबर को पाकिस्तान पहुँचाई जाएंगी। सुफियान का ताल्लुक ऊंचा बच्चा और आबिद का ताल्लुक मोरेके जज्जा से है। यूनान कश्ती हादसे के एक और मुतासरा शख्स शबीर अहमद का पता नहीं चल सका। शबीर के भाई मोहम्मद यासीन का कहना है कि भाई को यूनान भिजवाने के लिए एजेंट खुर्रम जज्जा ने 23 लाख रुपए के लिए थे। शबीर का ताल्लुक पसरूर के नवाही गांव लखड़वाली से है। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम उस्मान जज्जा फरार हो गया है। मुलजिम किसी और मुकदमे में सियालकोट पुलिस की हिरासत में था। जमानत मिलने पर रुपोश हो गया। FIA का कहना है कि उन्होंने सियालकोट पुलिस से कहा था कि जमानत होने पर उसे गिरफ्तार करके FIA के हवाले किया जाए। सियालकोट पुलिस ने जवाब दिया कि उन्हें ज़बानी आगाह किया गया था, तहरीरी तौर पर नहीं, इसलिए उस्मान जज्जा को गिरफ्तार नहीं किया गया। राना अंसर रिपोर्ट कर रहे हैं। डायरेक्टर FIA के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ झगड़े का केस चल रहा था, जिसकी मुमकिना तौर पर अदालत से रहाई होनी थी। इसी दौरान सियालकोट पुलिस को आगाह किया गया कि अगर मुलजिम की जमानत हो जाए तो इसे गिरफ्तार करके हवाले किया जाए, क्योंकि इसके खिलाफ मौजूदा यूनान कश्ती हादसे का मुकदमा दर्ज है। डायरेक्टर FIA के मुताबिक सियालकोट की अदालत ने मुलजिम को जमानत पर रहा कर दिया, लेकिन सियालकोट पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया और मुलजिम फरार हो गया। जबकि सियालकोट पुलिस का कहना है कि FIA गुजरावाला ने उन्हें ज़बानी आगाह किया था, तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया गया। मैच के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। केप टाउन में खेले जाने वाले दूसरे वनडे में पाकिस्तान जीत के करीब पहुंच गया है। पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 330 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका के 9 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए हैं। ताज़ा तरीन मैच की सूरत हाल कुछ यूं है कि साउथ अफ्रीका को 44 गेंदों पर 83 रन अभी भी मजीद दरकार हैं, लेकिन उनकी आखिरी विकेट बाकी है। 43वें ओवर का खेल इस वक्त जारी है और जीत के लिए 83 रन दरकार हैं। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स के अंदर 329 रन बनाए थे और जवाब में 330 रन का हदफ साउथ अफ्रीका को दिया था और साउथ अफ्रीका इब्तदा से ही मुश्किलात का शिकार रही। अब 9 विकेटें उसकी गिर चुकी हैं। 248 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए हैं। 43 गेंदों पर मजीद 82 रन अब दरकार हैं और साउथ अफ्रीका की जानिब से टेल एंडर्स इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं।
हेनरिक क्लासन अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं और वही साउथ अफ्रीका की उम्मीद नजर आ रहे हैं। 73 गेंदों पर 97 रन उन्होंने बनाए हैं, 4 छक्के और 8 चौके भी उन्होंने लगाए हैं। दूसरे एक रोजा मैच में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी है। ताज़ा तरीन खबर, 42 रन पर 82 रन दरकार थे और 1 विकेट साउथ अफ्रीका की बाकी थी। पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया है, 2-0 की बर्तरी भी हासिल कर ली है। पाकिस्तान ये मैच जीत चुका है। पाकिस्तान ने 81 रन से ये मैच अपने नाम किया है। पहला मैच भी पाकिस्तान ने अच्छी पोजीशन से जीता था और आज भी 81 रन के बड़े मार्जिन से पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हो गया है। आज पाकिस्तान ने बैटिंग भी अच्छी की और बॉलिंग भी अच्छी की। 329 रन बनाए, 330 रन का बड़ा टारगेट दिया और उसके बाद उसे डिफेंड भी किया और साउथ अफ्रीका की टीम को 248 रन पर तमाम विकेटें गिराकर ये मैच जीत लिया है। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की अगर बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेटें ली हैं। 8 ओवर्स में उन्होंने 47 रन देकर ये 4 विकेटें ली हैं और जीत में अहम किरदार अदा किया है। साथ दिया है नसीम शाह ने, जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं। 9वां ओवर वो करा रहे थे और उन्हीं की गेंद पर आखिरी विकेट गिरी है और पाकिस्तान ये मैच जीत चुका है। अबरार अहमद ने भी जीत में हिस्सा डाला है, 2 विकेटें उन्होंने अपने नाम की हैं, जबकि सलमान आगा ने भी 1 विकेट ली है। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेटें ली हैं, नसीम शाह ने 3 विकेटें ली हैं, जबकि अबरार अहमद ने 2 और सलमान आगा ने 1 विकेट अपने नाम की है। और अगर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के ऊपर नज़र डालें तो पाकिस्तान की तरफ से साइम अयूब ने 25 रन बनाए हैं, बाबर आजम 73 और मोहम्मद रिजवान ने 80 रन बनाए। दोनों के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप लगी और पाकिस्तान एक बड़ा टारगेट सेट करने में कामयाब रहा। सलमान आगा ने 33 रन बनाए, कामरान गुलाम ने 63 रन बनाए, इरफान खान ने 15 रन बनाए, जबकि शाहीन आफरीदी ने 16 रन भी बनाए। हारिस रऊफ 6 रन बनाने में कामयाब हुए। अबरार अहमद 4 रन बना सके और इस इनिंग्स में साउथ अफ्रीका की जानिब से 14 एक्स्ट्रा रन्स भी दिए गए। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की अगर बात करें तो मार्को यानसन ने 3 विकेटें हासिल की, जबकि मफाका ने 4 विकेटें हासिल की और इसके अलावा कोई भी बॉलर उनका खातिर खा विकेटें नहीं ले सका और पाकिस्तान ने 330 रन का टारगेट जनूबी अफ्रीका को दिया। जवाब में साउथ अफ्रीका की बैटिंग जब शुरू हुई तो आगाज़ बेहतर था और जल्द ही उनकी विकेटें गिरना शुरू हुई। जॉर्जी ने 34 रन बनाए, रेसी वैंडर डसन ने 23 रन बनाए, एडन माकरम ने 21 रन बनाए, जबकि हेनरिक क्लासन ऐसे बैट्समैन हैं जो कि आखिरी तक खेलते रहे और 97 रन बनाए।